हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 का ये फुल मॉक टेस्ट 3 है। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट मैं आपको करा चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, नेगेटिव 1/3 है और टोटल 400 मार्क्स होता है। मीन्स कि एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स मिलेगा आपको। नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा है तो वही क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा जो आपका आ रहा हो। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन या आउट ऑफ 400 मार्क्स में आपका कितना मार्क्स आया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है। जो आदम का पुल है, एडम्स ब्रिज जिसे बोला जाता है, आदम का पुल, ये किसके किसके बीच स्थित है। तो हमारा जो पड़ोसी देश है जो श्रीलंका है, इसके और भारत के बीच में है। श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है, ये जलीय पड़ोसी देश है, ठीक। जैसे इंडोनेशिया हुआ, ये भी मालदीव हुआ, ये भी। और स्थलीय में हो जाएगा पाकिस्तान, हो जाएगा चाइना, हो जाएगा नेपाल, भूटान, ये सब हो जाएगा। और स्थलीय जलीय दोनों में म्यांमार हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। ये सब स्थलीय जलीय दोनों में हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बता दूं कि जो भारत और श्रीलंका है, इसके बीच में एक जलडमरू मध्य भी पाया जाता है। तो वो पाक जलडमरू मध्य है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कर्क रेखा, क्वेश्चन छोटा में थोड़ा यहाँ इसका, हाँ। क्वेश्चन 2 देखिए कि कर्क रेखा निम्नलिखित में किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिए, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बने कि कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरता है या किन राज्य से होकर नहीं गुजरता। गुजरता होगा तो उसमें एक ऑप्शन दे देगा, वैसे राज्य का नहीं गुजरता होगा तो उसमें एक ऑप्शन दे देगा जो नहीं राज्य से गुजरता है। तो कर्क रेखा जो गुजरता है यह मुख्यतः देखिएगा 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के साढ़े जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। और जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री से, उसे मकर रेखा बोला जाता है। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है कर्क रेखा, वो भारत के बीचों बीच से गुजरता है। और मुख्यतः राज्य नाम याद रख लीजिए, जो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, तब आप क्वेश्चन लगा सकते हैं इसका आंसर आराम से। सबसे पहले गुजरात से गुजरता है, फिर राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर झारखंड आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है, फिर त्रिपुरा आता है और फिर मिजोरम आता है। तो ऐसे कर कर 8 राज्यों से ये गुजरता है। तो इसमें से दे रहा है कि किस राज्य से नहीं गुजरेगा, तो उड़ीसा से नहीं गुजरता है। उड़ीसा में सबसे बड़ा खारे पानी का झील और लेगुन झील है, आपको चिल्का झील, ये भी याद रखिएगा। कोणार्क के मंदिर भी उड़ीसा में ही है। आगे चले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बड़ा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। अगर अब अभी बात किया जाए तो 28 राज्य है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित राज्य है। इसका संख्या याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में किन देशों को अलग करता है। मैकमोहन रेखा जो है, जैसे कि रेड क्लिफ रेखा मैंने बताया था आपको, पाकिस्तान और भारत के बीच में स्थित है, वैसे ही जो मैकमोहन रेखा है ये 2 देशों के बीच बाउंड्री बनाता है। ये आपको बताना है कि इन 2 देशों के बीच में स्थित है मैकमोहन रेखा। तो ये आपको 1914 में बनाया गया था ये मैकमोहन रेखा। और ये है आपको भारत और चीन के बीच में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच में। 4 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि स्वार्थिक वायुमंडल में स्वार्थिक कौन सी गैस मिलती है। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ऑप्शन देख लीजिए सारा, ठीक। तो देखिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस मिलता है या नाइट्रोजन मिलता है 78% के करीब, उसके बाद ऑक्सीजन मिलता है, ठीक। ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित किया गया। ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। भारत में जो सती प्रथा प्रतिबंधित किया गया था, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित किया गया था। किसके सहयोग थे से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1829। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है, जो भूटान हमारा पड़ोसी देश है, तो भूटान को अब बोला जाता है द लैंड ऑफ थंडर भी बोला जाता है भूटान को, ठीक। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहा होगा राष्ट्रीय, जो राष्ट्रीय खेल है, ठीक, यहाँ पर ऐसे होगा, ये कौन सा है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तीरंदाजी। तीरंदाजी इसका राष्ट्रीय खेल है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रतिवर्ष, यहाँ पर देखिए, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। तो 13 फरवरी को जो महिला दिवस मनाया जाता है, ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये हमारे भारत की पहली जो राज्यपाल बनी थी ना, सरोजनी नायडू, इनकी स्मृति में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ये अब किस राज्य की सबसे पहले राज्यपाल बनी थी, ये उत्तर प्रदेश के बनी थी, सबसे पहली महिला राज्यपाल ये थी।
भारत की, और पहली भारतीय महिला थी जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनी थी 1925 में। सबसे पहली बनी थी 1917 में आपको एनी बेसेंट, जो कि वो भारतीय नहीं थी। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि मुद्रा आपूर्ति की स्वार्थिक तरल माप है। जो मुद्रा आपूर्ति है इसकी स्वार्थिक तरल माप कौन सा है? तो ये जो है M1 जो हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति की स्वार्थिक तरल माप हो जाएगा। ठीक, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। इसे क्वेश्चन आपको लगा लेना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 10 देखिए कि शांति के क्षेत्र में 2020 नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? शांति के क्षेत्र में जो 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है ये किसे मिला है, ये आपको बताना है। देखिए पुरस्कार से क्वेश्चन संबंधित आएंगे तो आपको घबराना नहीं है और पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन कर लेना है। जैसे कि अभी जो मिला है ये मिला है आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसका, आप देखिएगा जो केंद्र ये है मुख्यालय वो रोम इटली में पड़ेगा। ठीक, तो कोरोना संकट में इसने लगभग 100 मिलियन लोगों को आपको भोजन पहुंचाया था कोरोना जब लॉकडाउन हुआ था, तो इसलिए शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है। तो साहित्य के क्षेत्र में 2020 का हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर मिला है लुइस ग्लुक। लुइस ग्लुक को साहित्य के क्षेत्र में मिला है। ये अमेरिका की हैं और इन्होंने सादगी भरी कविताएं के लिए इनको मिला है। सादगी भरी कविताएं हैं इनके लिए इनको दिया गया है। ठीक, इसमें एक हार्वे जे अल्टर का नाम है। देखिए हार्वे जे अल्टर को किस क्षेत्र में मिला है ये भी पूछ सकता है। तो हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस एक और माइकल हागटन, ये जो है इनको मिला है संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज किए थे, इसमें मिले थे किनको किनको? हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हागटन। ठीक, इनको मिला है। ठीक, अब यहाँ पर रोजर पेनरोज को क्या मिला है? ये ऑप्शन डी देखिए। तो रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजले और एंड्रिया गेज, ये जो है फिर से देखिए रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजले और एंड्रिया जो गेज है अमेरिका के ये है, ये भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला है। ठीक, और ये आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी थ्योरी थी उसको मैथमेटिकल मेथड तैयार करने के लिए इनको दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 10 का आंसर ए हो जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के क्षेत्र में मिला है 2020 का। 2020 का आप याद कर लीजिएगा नोबेल पुरस्कार, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से बनेगा तो करना आप सभी क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत सरकार ने रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा है? रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है ये आपको बताना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप इग्नोर मत कीजिए और ऐसे क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए। कुछ चीज़ों का जो नाम बदला है उसका नाम आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपसे छूट जाएगा। ठीक, तो ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अटल, यहाँ पर अटल टनल या अटल सुरंग रखा गया है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। देखिए कुछ का नाम बदला गया है, जैसे कि जहाज रानी मंत्रालय, ठीक, ये पुराना नाम था, इसका नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, जो जहाज रानी मंत्रालय था। ठीक, अब यहाँ पर एक और नाम बदला गया है, ये भी याद रखिएगा। जैसे कि वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम का हो गया है, जो वोडाफोन आइडिया दोनों मिल गया तो भी और छोटा आई हो गया है, ये वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम का मिल गया है। तो लखनऊ हरदोई का जो रोड है उसका नाम रख दिया गया है टंडन मार्ग, ये याद रखिएगा। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे जो बना था वो उसका नाम रख दिया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल, आपको एक्सप्रेसवे आपको जो होगा वो उसका नाम होगा। ठीक, ये सब आपको याद रखिएगा क्वेश्चन अगर पूछता है तो। जैसे कि रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम भी बदल दिया गया है, इसका नाम है मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण केंद्र। वैसे ही प्रवासी भारतीय केंद्र का भी नाम बदल दिया गया है, सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय केंद्र रख दिया गया है। तो ऐसे कर कर आपको याद रखना है। 11 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए जो याद है हमें, जो आता है क्वेश्चन देख कर याद, तो मैं आपको वो बता देता हूँ, तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में कौन सा क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इसे बताना है कि क्लोरीन का कौन सा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होगा बताइए? तो क्लोरीन का 17 होता है ना जी, तो 2 8 7 ये तो क्लोरीन का सही विन्यास होना चाहिए। ठीक, तो यही हो जाएगा इसका ये बी। क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है जो खराब पानी में कीटाणु जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चाकू से काटे जा सकने वाले धातु है, जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये कौन सी धातु है ये आपको बताना है। तो चाकू से काटे जा सकने वाले धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपको कौन से? तो सोडियम हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा इसे किरोसिन के तेल में भी डुबा कर रखा जाता है, किरोसिन के तेल में इसे डुबा कर रखा जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा सोडियम को। 13 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतर द्वारा किया जाता है, जो इनपुट है उसे आउटपुट में किसके द्वारा? तो ये किया जाता है सीपीयू द्वारा।
सीपीयू द्वारा किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। ठीक, तो 14 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ कौन थे? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कब से कब हुआ था? तो ये 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ठीक, और प्रथम कब हुआ था? तो ये आपको 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ठीक, तो ये याद रखिएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ थी, धुरी गुट में जो थी, ये कौन थी, ये आपको बताना है। तो धुरी शक्तियाँ में कौन था? तो जर्मनी, इटली और जापान था। जर्मनी, इटली, जापान। और देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध में इनका ही हार हुआ था। ठीक, जापान पर नागासाकी पर हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय फैटमैन नामक अमेरिका ने परमाणु बम भी गिराया था, जिसके कारण जापान आत्मसमर्पण किया। और जर्मनी में हिटलर था, वो भी अपने को गोली मार लिया। तो 15 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो विज्ञान के लिए समर्पित यहाँ पर देखिएगा, विज्ञान के लिए बहुत से शोधकर्ता लोग यहाँ पर आपको मुख्यालय खोले हुए हैं। तो यह है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? तो इधर मिलेगा। ठीक, आर्कटिक ऊपर मिलता है उत्तरी ध्रुव की तरफ, और दक्षिणी ध्रुव की तरफ अंटार्कटिका मिलता है। आर्कटिक जो है वो आपको एक महासागर तरफ के है, और अंटार्कटिका एक महाद्वीप है। 16 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 की सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये आपको किया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज किया था। ठीक, जे एल बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। 17 के आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर जो स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर जो स्थित है, ये है आपको उत्तराखंड में स्थित। और जिम नेशनल कार्बोट जो है, ये भी आपको उत्तराखंड में ही स्थित है, और वो सबसे पुराना है। और ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो कौन है? तो जिम नेशनल कार्बोट पार्क जो है ये सबसे पुराना है, जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जो तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। ठीक, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक, तो ये गुजरात में हुआ था। अभी याद रखिएगा, जो गुजरात है उसका सबसे, जो अगर पूछे आपसे ये क्वेश्चन कि सबसे जो समुद्र तटरेखा सबसे लंबा किसका है, तो वो गुजरात का ही सबसे लंबा समुद्र तटरेखा है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता जो होती है, किसके कारण होती है? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 2 ऑप्शन नीचे भी है। ठीक, तो ये जो होता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो अस्थायी कठोरता होता है जल का होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आराम से लगा लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जब आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा तो वो सेक्शन वाइज पूछेगा। ठीक, सेक्शन वाइज की इस सेक्शन में साइंस रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बगल वाला का सेक्शन में पहले सेक्शन में साइंस है तो आपका भी पहले सेक्शन में साइंस ही हो। नहीं, क्वेश्चन तो सेक्शन वाइज रहेगा, लेकिन आपको सेक्शन बदल देगा। उसका हो सकता है तीसरा, आपका दूसरा, तो ऐसे कर कर आपको तैयार किए जाते हैं। या क्वेश्चन आपका भी सेक्शन 1 ही होगा जिसमें साइंस होगा, लेकिन क्वेश्चन जो 1 वाला होगा वो 5वें स्थान पर होगा, जो छठा वाला होगा वो पहले स्थान पर हो जाएगा। ऐसे कर करके लोग चोरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये तो हो ही जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको बस एक चीज़ अपने मन पर काबू रखना है कि नेगेटिव नहीं ज़्यादा लगाना है। मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर कीजिए, और उसी मुताबिक मैं क्वेश्चन भी सेट करता हूं, और उससे पता चलता है कि लोग की कितनी तैयारी है। अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि 70 भी नहीं पार कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन में डर है कि हम ज़्यादा अगर क्वेश्चन लगाते हैं और ज़्यादा 20, अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी नेगेटिव गया तो काम खत्म आपका रिजल्ट का। और वहाँ पर जाने के बाद प्रेशर भी काफ़ी बढ़ जाता है, इजी वाला क्वेश्चन भी थोड़ा डाउट में लगने लगता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन आपको पढ़िए, ये मत देखिए कौन सा क्वेश्चन ईजी है कौन सा हार्ड है। हार्ड क्वेश्चन तो सबके लिए हार्ड होगा, आपके लिए तो हार्ड होगा नहीं। अब ईजी क्वेश्चन आपके लिए मत हार्ड हो जाए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लूसेंट से क्वेश्चन आया और वो भी क्वेश्चन नहीं बना। ठीक, तो लूसेंट का 100 डेज का कोर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, परसों रोज से स्टार्ट हो जाएगा 100 डेज का कोर्स। डेली मैं 21 MCQ कराने वाला हूँ, और आपको साइंस का भी, और कहाँ पर कराऊंगा वो मैं आपको जानकारी दे दूंगा जब स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक, परिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जो परिस्थितिकी तंत्र है, पर्यावरण परिस्थितिकी से पास क्वेश्चन आएगा, तो ये जो परिस्थितिकी है ये किसके बीच के पारस्परिक अध्ययन है, ये आपको बताना है। ये है आपको जीव और वातावरण के बीच में है। परिस्थितिकी जिसे बोला जाता है, ये बीच किसके अध्ययन होता है बीच के? तो ये जीव और वातावरण के। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय तक ले जाती है? यहाँ पर देखिए, फेफड़े से हृदय तक ले जाती है, ये दिया हुआ है। तो ये कौन सी ले जाती है? तो ये ले जाती है फुसफुस सीरा। फुसफुस सीरा जो है ये फेफड़े से हृदय तक ले जाती है, यहाँ पर साफ रक्त। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। रक्त में पूछे तो क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में ही क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक,
तो ये याद रखिएगा। इनेमिया रोग क्या होता है? खून की कमी को इनेमिया रोग कहा जाता है। और आयरन सबसे प्रचुर मात्रा किसमें पाया जाता है? डॉक्टर बोलता है आयरन अगर कम हो शरीर में है तो खून की कमी हो जाती है, रक्तता हो जाता है, ठीक, एनीमिया। तो वो पालक खाया जाता है, हरा सब्जी में आयरन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। जो प्रकाश का रंग है ये किससे निश्चित किया जाता है? तो जो प्रकाश का रंग है ये तरंगधर द्वारा निश्चित किया जाता है, तरंगधर, ठीक, ये याद रखिएगा। प्रकाश दो आपको दिखाता है, एक आपको कण के रूप में भी और एक तरंग के रूप में भी अपना प्रदर्शित करता है गुण को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? ये बताना है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए मैं बार बार आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ, ये क्वेश्चन पूछ देगा। इसमें से कौन से प्राथमिक रंग है? तो आप देखिएगा प्राथमिक रंग का ही टेलीविजन में उस जो शुरू में आया था रंगीन टेलीविजन उसमें उपयोग हुआ था। तो नीला लाल हरा ये एक प्राइमरी कलर है, प्राथमिक रंग है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? इसमें से कौन से विद्युत अचुंबकीय है ये बताना है आपको। इनमें से कौन से विद्युत अचुंबकीय है? तो तांबा जो हो जाएगा ना ये विद्युत अचुंबकीय हो जाएगा, ठीक। 25 का आंसर डी। देखिए जो आपको चांदी होता है ये सबसे विद्युत का सुचालक माना जाता है, ठीक। और उसके बाद तांबा का स्थान आता है, ये भी याद रखिएगा। तांबा का तड़िक चालक में भी उपयोग किया जाता है। और चांदी क्या होता है कि उसको सबसे ज़्यादा विद्युत के सुचालक माना जाता है, ये याद रखिएगा। और सोना जो होता है ये आपको स्वतंत्र अवस्था में होता है सोना, और बहुत ही आघात वर्धनीय होता है सोना, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हैजा के टीके की खोज किसने की थी? जो हैजा के टीका है इसकी खोज किसने किया था ये आपको बताना है। तो ये रॉबर्ट कोच ने किया था। हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। तो 26 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। जो मानव शरीर है इसके सामान्य तापमान जो होता है ये 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, या फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री हो जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा बी। ये आगे देखिए क्वेश्चन 8 है कि खैरा रोग किस फसल में होता है? जो खैरा रोग होता है ये किस फसल का रोग है? तो ये आपको धान का रोग है। और धान में ही मीथेन, आपको धान के दलदली वाले क्षेत्र में मीथेन पाया जाता है। तो ये पूछ सकता है कि धान वाले खेत में कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 28 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये बनता है आपको रेटिना पर, रेटिना पर बनता है, ये याद रखिएगा। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? देखिए एलपीजी जो गैस होता है उसमें प्रोपन और ब्यूटेन गैस होता है। और यहाँ पर जो गंध के लिए इसकी क्योंकि गंध होता नहीं है तो लीकेज करेगा, तो उसको पता चल जाने के लिए गंधीय जो इसमें उपयोग किया जाता है ये मिथाइल मर्केप्टन का, मिथाइल मर्केप्टन, ये याद रखिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्षता किसने किया था, या संविधान सभा के पहले दिन की अध्यक्षता किसने किया था। तो ये तीनों तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। तीनों तरीका से एक ही आंसर होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। और इनके 2 दिन बाद ही अस्थायी तौर पर अध्यक्षता किसने करने लगा थे? तो जवाहरलाल नेहरू करने लगे। जवाहरलाल नेहरू माफ कीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद करने लगे थे। और राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिन्हा दोनों बिहार के ही थे। तो अस्थायी पूछे तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे संविधान सभा के, अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी तौर पर मात्र एक दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा बने थे 9 तारीख से, और 11 को जो बन गए थे वो आपको बन गए थे जो राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन पूछता है 9 दिसंबर को किसने किया था, तो आप लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है इस संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जो भारत का संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है लिखित, और इसमें संविधान संशोधन के भी प्रक्रिया का वर्णन दिया हुआ है। ये संविधान के किस भाग में दिया है? तो संविधान के 20वें भाग में आर्टिकल 368 में ये दिया हुआ है, ठीक, ये याद रखिएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि अर्थशास्त्र, ये देखिए क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन 33 अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? जो अर्थशास्त्र है ये किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो ये कौटिल्य द्वारा लिखा हुआ है। कौटिल्य का ही नाम क्या हो, या चड़क का ही नाम क्या है? विष्णुगुप्त है, ठीक। और ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। और इनके द्वारा लिखा गया था कौन पुस्तक? अर्थशास्त्र। और ये कौन है? तो ये है आपको राजनीतिक और प्रशासन पर आधारित। तो आपको 33 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको बताना है। तो कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। तो ये आपको 34 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वेल्लोर द्वीप का नाम, वेल्लोर जो द्वीप है इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो वेल्लोर द्वीप का नाम जो बदल दिया गया है इसका नाम रख दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक। ठीक, ये याद रखिएगा। 35 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो आगरा नगर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये लोदी वंश से थे और ये सिकंदर लोदी थे। सिकंदर लोदी जो कि स्थापना किए थे आगरा का। ये क्वेश्चन पूछा है और बार बार पूछता है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो थे इनका सैन्य व्यवस्था बहुत मजबूत था, कैंटीन वाला सिस्टम यही लागू किए थे।
ये याद रखिएगा। और बाजार नियंत्रण प्रणाली पूछा हुआ है दरोगा 29 नवंबर को जो क्वेश्चन आया था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही। घोड़ों को दागों की प्रथा, घोड़े के दागना, चेहरे पहचानना, ये सब प्रथा इन्होंने ही शुरू किया था। इन्हें द्वितीय सिकंदर भी बोला जाता है, ठीक, ये भारत के सिकंदर। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 36 का ये नहीं होगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है ये आपको आगरा नगर दे रहा है, तो यहाँ पर सिकंदर लोदी होगा, सिकंदर लोदी, ये याद रखिएगा। बहलोल लोदी के बाद आए थे सिकंदर लोदी। और लोदी वंश के लास्ट शासक जो थे ये इब्राहिम लोदी थे, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, तो बाबर ने हरा कर उनको यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इनमें कौन प्राथमिक रंग है। देखिए फिर से रिपीट कर गया क्वेश्चन, 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन इसमें आपको लगा लीजिएगा, नीला, लाल, हरा जो है ये प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इनमें कौन विद्युत अचुंबकीय है। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट कर गया है। इनमें कौन विद्युत अचुंबकीय है ये आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपको क्वेश्चन का ऑप्शन बस इधर उधर हो गया है, ये तांबा ही होगा। इसके बदले में मैं दोनों के बदले में आपको कुछ बता देता हूँ क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, फिर आप बताइएगा, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके बदले में, 37 के बदले में, कि हीरा क्यों चमकता है, किस कारण से। प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या प्रकाश के परिकिरण। बताइए किसके कारण हीरा चमकता है। तो अपने दिमाग में लगा लीजिएगा, हीरा जो चमकता है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या शीशा हुआ टूटा का शीशा जो टूट जाता है, टूटा हुआ भाग भी चमकता है, वो भी इसी कारण से चमकता है, ये याद रखिएगा, ठीक। आगे चलिए, इसके बदले में मैं आपको एक क्वेश्चन साइंस का करा देता हूँ, जो कि बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, पूछ देता है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। प्रकाश का वेग है वो कितना होता है। तो प्रकाश का वेग जो होता है ये 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, प्रति सेकेंड होता है, माफ कीजिएगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है जो कि प्रकाश का वेग होता है। तो ये दोनों के बदले में मैंने क्वेश्चन करा दिया, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। जो फाउंटेन पेन है इसके आविष्कारक कौन थे ये आपको बताना है। तो फाउंटेन पेन के जो आविष्कारक हैं ये हैं आपको वाटरमैन जो है ये फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में किसने बनाया। जो राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन बनाया गया था स्वतंत्र भारत के, ये किसने बनाया था। तो ये बनाया गया था आपको पिंगली बंकैया द्वारा बनाया गया था, ये याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे राष्ट्रीय एंथम, जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, वो लिखे थे। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं ये लिखे थे हमारा राष्ट्रीय गीत, ठीक, वंदे मातरम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो विटामिन ए है ये कहाँ पर भंडारित होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो ये होता है यकृत में, यकृत में होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा तो आप लगा लीजिएगा। अगर पूछे कि ब्लड कहाँ बनता है, तो ब्लड जो बनता है ये अस्थि मज्जा में बनता है। ब्लड अगर पूछे कहाँ बनता है शरीर में, तो अस्थि मज्जा में, ये भी याद रखिएगा। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर फिर से याद रखिए, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो जो बच्चा का लिंग निर्धारण होता है ये किसके गुणसूत्र से होता है। तो ये जो होता है ये पिता के गुणसूत्र से होता है, क्योंकि पिता में ही एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर वाई पाया जाता है एक्स वाई तो ये आपको लड़का हुआ, अगर एक्स एक्स पाया जाता है ये तो ये लड़की। ऐसे 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है मनुष्य में, ठीक, ये याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो पिता के क्रोमोसोम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 43 है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। जो प्रथम एंटीबायोटिक है इसकी खोज किसने किया था ये आपको बताना है। तो प्रथम एंटीबायोटिक की जो खोज किया था ए फ्लेमिंग द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा, ए फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। तो 43 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वीडियो रोक कर बना लीजिए और प्लीज़ अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक। अपना स्कोर बताते हैं तो अच्छा लगता है, जो लोग बताते हैं अच्छा लगता है देखकर उनका स्कोर कि वो कितना स्कोर कर रहे हैं। और ईमानदारी से बस टेस्ट देते रहिए। फिर आप देखिए एग्जाम हॉल में जाइएगा तो थोड़ा भी आप प्रेशर महसूस ना कीजिएगा और आराम से सभी क्वेश्चन लगाइएगा जो आपको आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में कौन सा जय निम्न करणीय है। जय निम्न करणीय इसमें से कौन है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा जैन निम्नकरणीय, ये रबर हो जाएगा। रबर जो हो जाएगा ये जैन निम्नकरणीय है। 44 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हाल ही में किस देश, देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा करंट से है, हाल ही में जो कि आपको 2020 में ही किस देश ने सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का जो हाल ही में 2020 में रिकॉर्ड बनाया गया था ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाया गया था, ये याद रखिएगा। और जो ग्रेट है ना रिफ जो पाया जाता है, ठीक, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। जो बैरियर रिफ है ना, ग्रेट बैरियर रिफ, तो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। प्रवाल भित्ति है वो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं।
तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये कल भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि ये कहाँ मिले हैं, तो सुरकुटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ये घोड़े का अवशेष जो मिले हैं ये सुरकुटदा में मिले हैं, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है तो, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, ये आपको बताना है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, बताइए। देखिए कुछ राज्य की नृत्य शैली याद रखिएगा, जैसे भारतनाट्यम जो है ये आपको तमिलनाडु का है, ठीक। कथक जो है ये उत्तरी भारत या यूपी का हो जाता है। कथक कली जो हो जाता है ये आपको केरल का हो जाता है। कुचिपुड़ी जो हो जाता है ये आपको आंध्र प्रदेश का हो जाता है। ये सब याद रखिएगा, ठीक। आपसे पूछ, यक्षगान जो कल मैंने बताया था वो कर्नाटक का होता है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। जो भीमबेटका की गुफा है ये किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो भीमबेटका की जो गुफा है ये किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो ये जो राज्य है ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफा, बहुत प्राचीन है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चित्रकारी के लिए यहाँ पर चित्र बनाया गया है, बहुत पुराना। 49 जो है क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। जो कार्य होता है वर्क और कार्य दोनों का मात्रक सेम ही है। तो कार्य का मात्रक क्या है, कार्य जो वर्क है इसका मात्रक जो होता है ये जूल होता है, जूल। ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों का जो मौलिक अधिकार दिया गया है इसका वर्णन है, ये आपको बताना है। तो ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। भारतीय नागरिकों का जो मौलिक अधिकार का वर्णन है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ये याद रखिएगा कि जो भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार का। तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। और पहले जो से ये 7 मौलिक अधिकार थे, अब जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक। ये जो पूछ सकता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वो फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है उसे ही संविधान का मैग्ना कार्टा जो भाग 3 में है, 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, उसे ही बोला जाता है, ठीक। संपत्ति का अधिकार जो है ये आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है उसे, और उसे ही हटाया गया है जो कि लीगल राइट हो चुका है अब, ठीक। तो अब आपके पास 6 मौलिक अधिकार है। तो ये सब आपको याद रखिएगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 50 का। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए मैं राष्ट्रीय प्रतीक से आपको क्वेश्चन झट से करा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि राष्ट्रीय प्रतीक से एक क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है राष्ट्रीय प्रतीक से, और आपको अगर ये गलत कर आते हैं तो बड़ा अफसोस होगा, ठीक। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज है उसे हम लोग तिरंगा बोलते हैं, 3 रंगों का, ठीक। उसके बीच में नीला रंग का आपको चक्र होता है जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जो है ये जन गण मन है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, ठीक। ये याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये है वंदे मातरम, जो कि बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है राष्ट्रीय चिन्ह, ये याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, ये तो शक संवत पर आधारित पंचांग है, ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, ये याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रीयता क्या है, तो भारतीयता जो है भारत की राष्ट्रीयता है। भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, या राजभाषा जिसे बोला जाता है राष्ट्रभाषा, ये हिंदी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा भाषा जो बोला जाता है वो हिंदी है, उसके बाद बंगला है, ठीक। उसके बाद मराठी का स्थान आ जाता है। भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है, ये याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है, तो ये है हमारा हिंद देश का प्यारा झंडा, ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज गीत है। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है, तो सर्वमेव जयते जो है ये भारतीय का राष्ट्रीय नारा है। भारत के राष्ट्र के पिता कौन है, भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला जाता है। भारत के राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है, तो भारत के राष्ट्रीय जो विदेश नीति है ये गुटनिरपेक्षता है। 14 कि भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है, तो भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है, जो कि 1954 से स्टार्ट हुआ है देने के लिए। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है, तो जो भारत का राष्ट्रीय सरकार सूचना पत्र अगर निकालता है कोई तो उसे हम लोग श्वेत पत्र बोलते हैं, श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो रुपया है। और भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, तो गंगा है, ये याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ये मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और भारत का राष्ट्रीय फल जो है ये आम है, ये भी याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय योजना जो है ये पंचवर्षीय योजना। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है, देखिए अभी भारत के राष्ट्रीय खेल में कोई खेल नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में हॉकी दे तो लगा लीजिएगा, या ऑप्शन में ये दे कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में अगर इनमें से कोई नहीं दे और हॉकी दे उसमें, तो हॉकी ही लगाइएगा। पहले लोग मान लिए थे, क्योंकि हॉकी में बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता है आज़ादी से पहले इंडिया ने, और आज़ादी के बाद भी, ठीक। तो इसके चलते इसे मान लिया गया था, लेकिन अभी कोई आपको ऑफिशियल गेम नहीं है भारत का, ठीक। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जो का है ये जलेबी है। आप देखिएगा 26 जनवरी 15 अगस्त पर जलेबी खूब छनाता है, खूब मिलता है, वो आपका राष्ट्रीय मिठाई है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो ये डॉल्फिन है, ये याद रखिएगा, डॉल्फिन है राष्ट्रीय जलीय जीव। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो ये है हाथी, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है कि जनगणना 2011
के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार के न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक, जनगणना 2011 के हिसाब से। तो न्यूनतम याद रखिएगा, अधिकतम याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है न्यूनतम अधिकतम में। तो न्यूनतम में हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से हो जाएगा मुंगेर। अगर अधिकतम पूछे लिंगानुपात तो गोपालगंज हो जाएगा, उसके बाद सिवान हो जाता है, उसके बाद सारण छपरा जिसे बोला जाता है। और साक्षरता दृष्टि से पूछा जाए सबसे साक्षर जिला तो ये महिला और पुरुष दोनों में और ओवरऑल में भी रोहतास जिला आता है, इसका मुख्यालय सासाराम है। और पटना जिला जो आता है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ये भी याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 52 कि 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? ये बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो हुआ था ये रसिया में हुआ था, फीफा कप जो 2018 का आयोजन। अब जो 22वां होगा ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा कतर, कतर में होगा, ये याद रखिएगा, खाड़ी देश है कतर, यहाँ पर होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली महिला वकील, सबसे पहली महिला वकील है जो कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जज बनी है, ये कौन सी है? तो इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। क्या नाम है? इंदु मल्होत्रा, ये याद रखिएगा। 53 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए कि निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो इनमें से कौन सा सहजीवी है जो कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, ये आपको बताना है। तो ये जो है ये राइजोबियम है, राइजोबियम है जो कि आपको चना वाला फलदार जो आपको पौधा होता है उसके आपको जड़ में है होता है, तो ये राइजोबियम होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन है 55 कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो परम शून्य जो ताप होता है ये आपको सेल्सियस पैमाने पर -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये याद रखिएगा। परम शून्य ताप में इसके से कम ताप अब नहीं हो सकता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो 55 के आंसर हो जाएगा ए। यहाँ से आपका साइंस जो कि 25 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछता है और पर्यावरण परिस्थितिकी से 5 क्वेश्चन, वो खत्म हुआ। और साथ में 30 क्वेश्चन जो पूछता है अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसे बहुत आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, बिहार, ये सब मिलाकर ये भी खत्म हुआ। इसकी टोटल 55 क्वेश्चन यहाँ पर आपका खत्म होता है। ठीक है, और इसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना होगा इसमें और हिंदी में। ठीक है, क्योंकि आगे का जो मैथ रीजनिंग होगा उसमें वही क्वेश्चन आपको जो आएगा वही आपको करना होगा, वैसे इसमें भी जो क्वेश्चन आएगा वही कीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 56 से स्टार्ट होता है आपका जो 20 क्वेश्चन हिंदी का पूछेगा। हिंदी में तो आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो रहा है तो इसका मतलब आपने मेरा कोई भी वीडियो नहीं देखा है। प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं, वहाँ पर जाइए वीडियो देख लीजिए। इस बार जो दरोगा के एग्जाम दिए होंगे वो समझ रहे होंगे कि जितना मैंने कराया था लगभग 15 से 16 वीडियो दिया था और उसमें से 80 से 85 क्वेश्चन आराम से वो कर आए होंगे। यहाँ पर देखिए, छ ध्वनि का किसके अंतर्गत आता है? जो छ ध्वनि है, छ त्रज्ञान, ये जो भी आता है ये संयुक्त ध्वनि के अंतर्गत आता है। किसके? तो संयुक्त ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा ए, 56 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 के बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेइंसाफी जो है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग किसे? जो कि शब्द के पहले लग जाता है। तो ये इंसाफी में बे लग गया है तो बेइंसाफी बन गया है। ठीक, तो ये आपको 57 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए 57 के आंसर बी हो जाएगा। और प्रत्यय उसे जो कि शब्द के अंत में लगता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन में इसकी शुद्ध तरीका से इसमें से कौन लिखा गया है ये आपको बताना है। तो कुमुदनी जो लिखा जाता है ये कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। तो प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद तो ही ना होना चाहिए, प्रतिधन उपकार। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रतिधन उपकार। देखिए बहुत लोग इसे प्लस बोलते हैं। देखिए प्लस जो होता है ना ये इंग्लिश वर्ड है और प्लस जो है ये हिंदी में नहीं प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक, अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन ऐसा एक पूछा गया था एक लड़का से और वो प्लस उपयोग किया था तो उस समय उससे आपको फिर से क्वेश्चन पूछा गया था कि सही में प्लस ही होगा, तब फिर वो अपना सुधार कर बताया था कि जी नहीं, यहाँ पर धन होगा। इसे हिंदी में आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी ही पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? जो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठन हुआ था ये किस राज्य का गठन हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था। ये याद रखिएगा। 60 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य जो हुआ, माता पिता हुआ, ठीक, ऊंच नीच हुआ, अमीर गरीब हुआ, ये सब में जो होता है ये आपको कौन सा समास आ जाता है? तो इसमें आ जाता है आपका द्वंद्व समास। माफ कीजिएगा, छींक आ गया था। पाप पुण्य में कौन सा समास होता है ये आपको बताना है। तो पाप पुण्य में जो समास होता है ये होता है आपको द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिएगा ना तो अक्सर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक, और बीच में हाइफन का भी चिन्ह आ जाता है। से माता पिता, पाप पुण्य, ऊंच नीच, गरीब धनिक, मिस्की, गरीब अमीर, ये सब जो हो जाता है ये द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाते हैं। और द्विगु में संख्यावाचक विशेषण जब आ जाता है, द्विगु बहुब्रीहि तक मैंने कल बताया था आपको। तो समास से दो क्वेश्चन आएगा जो दो, वो आपको नहीं छोड़ना है। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह देखिए आ रहा है, नवग्रह शुरू में नौ आ रहा है, नवग्रह हुआ, या आपको
चौराहा हुआ, या आपको वाला जो रास्ता जाता है उसे ऐसे कर कर आप लगा सकते हैं। त्रिभुज हुआ, ये सब जो समास बनता है इस सब में, ये आपको बनता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में जो शुरू वाला जो प्रथम पद होते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए नौगरा, नौ में इसकी नौ होता है, ये संख्यावाचक विशेषण है, ये तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। 62 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि वकील किस भाषा का शब्द है। वकील जो है ये किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। तो वकील जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। वकील देखिए ऑप्शन मैंने नहीं देखा है, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए फिर से देख लीजिए, वकील जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि इनमें जातिवाचक संज्ञा कौन है। देखिए इस समय जाड़ा का मौसम चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा जुकाम खांसी ये सब हो गया है, इसी चलते मैं वीडियो भी उतना नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में अगर छींक और खांसी आ जाएगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, ठीक, फिर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि इनमें जातिवाचक संज्ञा कौन है, ये बताना है कि इसमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। तो ये जो है इसमें जो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ये लड़का, लड़का पूरी जाति का बोध करा रहा था, लड़का जाति का, तो ये लड़का जो हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, ठीक, तो जातिवाचक हो जाएगा। 64 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, इसमें से कौन से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा वो कलकत्ता जाता है, वो जो हो जाएगा ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। तो 65 के आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 66 कि दर्प का प्रवाची शब्द है, जो दर्प है इसका प्रवाची शब्द क्या होगा। जो दर्प है इसका प्रवाची शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दर्प का जो प्रवाची शब्द है ये हो जाएगा अहंकार। प्रवाची मीन्स होता है समानार्थक शब्द, ये याद रखिएगा। 66 के आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67 कि घर का प्रवाची शब्द है, जो घर है इसका प्रवाची शब्द क्या होगा। तो यहाँ देखिए, देख लीजिए सारा ऑप्शन देख लीजिए पहले। तो घर का प्रवाची शब्द क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए। तो घर का होता है निकेतन, निकेतन होता है, जो अलग अलग देखिएगा कि घर के आगे लिखा नहीं रहता है नाम प्लेट पर, निकेतन, फलना निकेतन, चिकलन, अलग अलग निकेतन का नाम, चिल्ला निकेतन, ठीक। तो ये 68 है कि उर्वर का विलोम शब्द है। उर्वर देखिए ये बहुत वीवीआई है ये क्वेश्चन, उर्वर और उसर पूछ देता है, एक दूसरे के विलोम जो होते हैं। तो उर्वर का विलोम शब्द जो होता है इसके विपरार्थक शब्द हो जाएगा, और ये हो जाएगा उसर, ये हो जाएगा आंसर यहाँ पर उसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि चिरंजन का विलोम शब्द है, चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताता है। तो चिरंजन का क्या होएगा, चिरंजन का एक तरफ से आपको क्या होता है, अमर की तरफ चिरंजन नहीं बोला जाता, चिरंजीवी भव, ठीक, तो आशीर्वाद मिलता है आपको। तो वहीं आपको चिरंजन का जो विलोम शब्द हो जाता है ये नस्वर होता है, क्या होता है, नस्वर होता है। 69 के आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है, ये छोटा कर देते हैं थोड़ा, हाँ। क्वेश्चन 70 देखिए कि जो सदा दूसरों पर संदेह करता है के लिए एक शब्द होगा। एक शब्द क्या होगा जो सदा दूसरे पर संदेह करता है, इसके लिए आपको बताना है। तो ये जो होगा ये संकालु होगा, जो दूसरे पर सदा संदेह करता है उसका जो हो जाता है संकालु हो जाता है। 70 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जो दूसरे पर सदा संदेह करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको कराया भी हूँ जब पढ़ा रहा था, तो इस वहीं से मैंने क्वेश्चन आपको ये करा रहा हूँ कि ये आपको कम से कम आना चाहिए क्वेश्चन, और सभी हिंदी में आपको टोटल क्वेश्चन लगा कर आना है, ठीक। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए आपको बताना है क्या होगा। तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन पहले देख लीजिए, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम लोग कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक, कृतज्ञ, कृतज्ञ। 71 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मखमली जूते मारने का अर्थ क्या होता है। मखमली जूते मारने का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 है, तो मखमली जूते मारने का अर्थ होता है अपमानित करना, अपमानित करना होता है, ये याद रखिएगा। 72 का आंसर डी। देखिए मैं कभी भी आपको 100 क्वेश्चन कराता हूँ तो वो लगातार क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें ना वीडियो में कोई कटता हूँ ना छाटता हूँ, बस एक सांस में आपको 100 का 100 क्वेश्चन कराता हूँ एक बैठक में। अब अभी का आज हुआ कि बीच में छींक आ गया तो वीडियो रोकना पड़ा, ठीक। तो ऐसे ही इसी प्रॉब्लम के चलते मैं आपको लगातार वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ कि बार बार बीच में आपको जुकाम है, खांसी है, तबीयत खराब है, इसके चलते ये बार बार छींक आ जा रहा है, ठीक। तो इसके चलते मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक लगातार कराता हूँ। मेरे में यही खूबी है कि मैं 100 क्वेश्चन भी कराऊंगा तो एक लगातार ही कराऊंगा, ये 50 क्वेश्चन कराऊँ या 10 क्वेश्चन कराऊँ, बीच में रोकता नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 72 के मखमली जूते मारने का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है मीठी बातों से लज्जित करना, मीठी बातों से लज्जित करना ही मखमली जूते मारने का अर्थ होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 के ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या होता है। ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। तो ये होता है क्या, इसका मतलब कि अपने काम से काम रखना, अपने काम से मतलब रखना, अपने काम से मतलब रखना, ठीक। तो 73 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 के ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार दरोगा में भी। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है।
तो ईदगाह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया था, ये याद रखिएगा। ईदगाह कहानी, इस कहानी पढ़े होंगे, दादी वाला वो कहानी जो सूईठा लाते हैं, तो ये आपको मेला जाता है, दादी से पैसा मांग कर, तो दादी खाना बनाते समय उसका हाथ जल जाता है, तो इसके लिए सूईठा खरीद कर लाता है। तो सभी उसके दोस्त भी वहीं काम करते हैं। तो ये जो जो कहानी है ना, ये आपको सामाजिक कहानी है, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, 74 के आंसर क्या हो जाएगा? ईदगाह कहानी जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो इसके आंसर बी हो जाएगा, प्रेमचंद्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक जो बोले जाने वाली भाषा है, ये आपको कौन सी है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है। तो भारत में सबसे अधिक जो बोले जाने वाली भाषा है, ये हिंदी होगा, फिर उसके बाद बंगाली होगा, उसके बाद मराठी होगा। ठीक, तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, अब यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन जो होगा ये मैथ और रीजनिंग मिलाकर होगा। ठीक, तो यहाँ से मैथ रीजनिंग आपका स्टार्ट होता है, आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन और लगाना है। क्वेश्चन नंबर 76 जो है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये देखिए, पहले इसको बनाइए। ठीक, 14 सेंटीमीटर भुजा जो होगा ये, ठीक, ये 14 मान लीजिए, इसका वर्ग है तो सब बराबर होगा। अंतर्गत खींचे जाने वाले, इसके अंतर्गत जो खींचे गया है अंदर। ठीक, तो इसका जो यहाँ पर हो जाएगा, ये लंबा वाला जो हो जाएगा वृत्त का, ये इसका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। और इसका जो आधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम तो त्रिज्या पता कर लिए, कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक, अधिकतम त्रिज्या की क्षेत्रफल क्या? तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर पाई 22/7 हो जाएगा। और 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 के स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स की 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर 7 दूनी की 14, 7 दूनी 14 15, मीन्स की 154 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक, 154। ये 76 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से देखिए बना दिए हैं, ये वीडियो रोक कर आप देख सकते हैं कैसे बना हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे? तो देखिए 25 सेंटीमीटर पहले दे रहा है, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, बस आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट दोनों का आयतन निकालकर बड़े वाला से छोटा वाला में भाग दे देना है। ठीक, और उतना वो बन जाएगा। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले ये आपको क्या करना है, इसका आयतन निकालिएगा तो क्यूब हो जाएगा, घन का आयतन, तो भुजा क्यूब। तो 25 इंटू 25 3 बार गुणा कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इसका भी निकालना है, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 50 25 से ये 25 गया, ये 50 25 हो जाएगा, ये आपको 25 25 125 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर निकल कर कितना आ जाएगा आपका आंसर? इसके आंसर निकल कर यहाँ पर देखिए कि ये आ जाएगा सी हो जाएगा। सी में देखिए दिया हुआ है 125। यहाँ पर मैं बना चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बना हुआ है, ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कह रहा है। 78 का देखिए कि 5 वर्ष पहले ए तथा बी की औसत आयु 25 वर्ष थी तथा यदि उनमें सी भी शामिल हो जाता है तो औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। तो सी की आयु कितनी है? तो यहाँ पर ध्यान से ये क्वेश्चन देखकर आपको बनाना है। ठीक, कि ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सी जो शामिल हो जाता है तो तीनों का औसत आयु निकल जा रहा है 28 वर्ष, और 5 वर्ष पहले ए और बी का औसत आयु 25 वर्ष था। तो अभी क्या हो जाएगा? अभी जो ए और बी का वर्तमान आयु हो जाएगा वो तो पहले हम ज्ञात करेंगे ना, तब ना जाकर सी निकलेगा। और तीनों का दिया हुआ है 28, तो 3 फिर अब वो गुणा कर 28 दिया कर देंगे तो 84 आ जाएगा, और 84 में से ये ए बी और बी को घटा देंगे तो सी वाला का अपना आप ही निकल कर आ जाएगा आयु। देखिए ये बनाए होंगे तो ऑप्शन भी मैं दिखा देता हूँ। ऑप्शन देखिए यहाँ पर सारा ऑप्शन देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर देखिए कितने सरल तरीका से ये बनेगा। ठीक, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले बोल रहा है कि ए और बी की औसत आयु 25 थी। ठीक, तो पहले 5 वर्ष पहले कितनी थी औसत आयु? दोनों का पूछ रहा है तो दोनों का, ठीक, 2 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले भी यहाँ पर दोनों लोगों का ही, तो यही भी आप 5 इंटू 2 कर दीजिए। ठीक, तो ये 25 दूनी के 50 और 5 दूनी के 10, तो 50 यहाँ पर 60 वर्ष हो जाता है। मीन्स की इन दोनों का वर्तमान आयु, ए प्लस बी का वर्तमान आयु जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए बी सी तीनों का औसत आयु दिया है 28 वर्ष, तो ए प्लस बी प्लस सी मीन्स की तीनों का दिया है 28, और इसको ए प्लस बी प्लस तीनों का अगर आयु का योग निकालेंगे तो 28 3 है दिया है, 3 लोग है तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर 84 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये बी यहाँ पर देखिए ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, ये 60 दिया है, तो यहाँ पर क्या कीजिए 84 में से आपको 60 घटा दीजिए, तो ये निकल कर कितना आ जाएगा? बस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24 निकल कर आ जाएगा। 84 में से 60 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 24 निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा ए, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्वेश्चन जो मैथ का पूछेगा वो थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको लपेट देगा, उसमें आपको बड़ा लपेटता है वहाँ पर। एग्जाम हॉल में जब दीजिएगा तो आपको एग्जाम हॉल में जाते जाते बहुत से ऐसे फार्मूला भी होते हैं जो कि आप भूल जाइएगा। ठीक, तो फार्मूला आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, आप तो कम समय बचा हुआ है आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन ही कीजिएगा। ए की आयु बी के आयु से 2 वर्ष अधिक है, बी सी से दुगना बड़ा है। यदि ए बी और सी की कुल उम्र 27 हो तो बी की आयु क्या है? ये भी देखिए, ये आपको क्या बनाना पड़ेगा, ये पहले देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक,
यहाँ पर देखिए ए की आयु बी से 2 वर्ष, तब ए बी का दिया हुआ है कंपेयर, बी सी से दुगना बड़ा है। सी यहाँ पर देखिए, सी हम मान लेते हैं एक्स, सी का आयु बराबर हम मान लेते हैं एक्स, ठीक। तो यहाँ पर बी से, ये सी से दुगना कौन बड़ा है, बी बड़ा है, तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की आयु बी से आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर ए की आयु क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए की आयु जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी से 2 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर 2x+2 हो जाएगा। बस ये निकल गया, सी का x हो गया, इसका 2x हो गया, इसका 2x+2 हो गया, और तीनों का जोड़ दिया हुआ है, तीनों के जोड़ आयु का कितना दिया है 27 दिया है, तो जोड़ दीजिए। तो जब जोड़िएगा तीनों का यहाँ पर जोड़िए, ठीक, x+2x+ यहाँ पर देखिए 2x+2 तो यहाँ पर 2 2 दूनी के 4, 1 5, 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x+2 हो जाएगा बराबर 27, 5x+2 बराबर 27 हो गया यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर ये 2 वाला जो इधर माइनस में फेंक दीजिए, 27 के जाएगा तो उधर 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5x बराबर क्या हो जाएगा 25, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो सी के वर्तमान आयु कितना आ जाएगा, ये बी का पूछ रहा है, तो सी का आपको x बराबर वैल्यू निकल गया 5 आया है। तो यहाँ पर बी पूछ रहा है, तो ये सी का दुगना है, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सी का 5 है तो बी का दुगना है बी सी से, तो 10 हो जाएगा। तो 79 का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 79 का आंसर निकल कर आ जाएगा ए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है, मैं रोक देता हूँ, यहाँ से देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या है। 16 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होता है ये आपको बताना है। तृतीय अनुपात, प्रथम अनुपात, ये सब याद कर जाइएगा। तृतीय अनुपात का निकालना का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना होना चाहिए। तो 2 मान दिया होगा, कभी भी तृतीय अनुपात पूछेगा तो ये दोनों मान को कैसे बैठा देना है। देखिए मान लीजिए ये मान दिया है ना, तो 16 लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर रेशियो दीजिए 24, डबल रेशियो, यहाँ पर 24, फिर सिंगल रेशियो x, बस x का मान निकालना है, यही तो तृतीय अनुपात होगा। बस यहाँ से मान निकल कर आ जाएगा। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर क्या होता है 16/24 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 24/x हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर x को इधर फेंक दीजिए, 16 को नीचे फेंक दीजिए, इधर उधर पर इसकी 24/16, ये आपको 8 दूनी के 16, 8 ली के 24, ये 12, तो बढ़ती आई 36, ठीक। 80 का आंसर क्या आ जाएगा आपका 36। ये भी बना हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा, वीडियो रोक कर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है कि हल कीजिए, इसका हल कीजिए और x का वैल्यू बताइए क्या निकलेगा। इसमें x का 2 वैल्यू निकलेगा और ये क्या निकलेगा ये आपको बताना है हल कर कर। तो ये हल कीजिएगा, देखिए मैं नीचे हल कर बता दे रहा हूँ, बस आंसर इसका भी बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 5/2 और 2 वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक। इसका जो बनाया हूँ नीचे आप देख सकते हैं, वीडियो रोक कर देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं पूरा डिटेल्स मैथ बताने लगूँ तो। ये देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 82 भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 भी मैं आपको बना दिया हूँ। ऐसे मैं आपको शॉर्ट तरीक भी बता देता हूँ, वो जो आप जिस आप तरीका से बनाते हैं उस तरीका से बना सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है कि ए बी मिलकर एक कार को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। तो ये देखिए, ये इसका तीनों का एलसीएम अब अगर आप निकालते हैं 18 का, 24 का और 36 का, तो ये 72 निकल कर आ जाएगा। वैसे भी आप बना सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये बना सकते हैं कि 72 हो जाएगा। और ए प्लस, देखिए ए प्लस बी दिया है, बी प्लस सी दिया है और सी प्लस ए दिया है, तो डबल डबल दोनों हो रहा है, ठीक। ये याद रखिएगा। तो 2 से फिर से आपको क्या करना है, गुणा करना पड़ेगा। तो 72 यहाँ पर है, तो 72 बटा में ये क्या है, ये आपको 18 ए प्लस बी कर रहा है, तो 18 18 36 चौक 4 यहाँ पर हो जाएगा, 18 चौक 72 होता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी और सी 24 3 72 हो जाता है, ठीक। और फिर 36 दूनी के 72 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में नीचे है, ये आ जाएगा 5 4 9 9 9 72 यहाँ पर है, ठीक, 9 है। तो भागा कर देखिए तो भागा जाता है ना 63, 9 5 45, 9 6 63, 9 7 63 और 9 8 72, 8। और वहाँ मैंने बोला कि शुरू फिर आपको 2 2 आ जाएगा, डबल डबल, तो यहाँ से 2 से फिर गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 8 × 16, ठीक। या तो ऊपर 72 से उस समय ही गुणा कर दीजिए, या लास्ट में जो 8 निकल कर आएगा उसमें गुणा कर दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 16 दिन में तीनों मिलकर समाप्त कर सकते हैं, ठीक। बाकी इसका बनाने का अलग अलग तरीका है, आप ये ट्रिक पर बनाइएगा जो मैं अभी सामने किया हूँ। लेकिन एलसीएम वाला ट्रिक सबसे बेस्ट होता है, उसमें एलसीएम एचसीएफ भी आपको पता चल जाता है, निकालने का हैबिट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 की साधारण ब्याज पर 4.5% वर्ष पर 81 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए एक धनराशि 900 रुपये पर कितने समय लगाएगा। तो बस ये साधारण ब्याज है, तो यहाँ पर PRT/100 यही तो होता है फॉर्मूला, बस लगाकर आपको टी का समय निकाल देना है। तो टी समय निकलेगा कैसे, तो इसका आंसर 2 वर्ष निकल कर ऐसे आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं
ये दिया है 900 इंटू 4.5 टी, यहाँ पर मान लीजिए टी समय निकालना है बटा में 100, 81 दिया हुआ है तो फिर टी निकल कर आ जाएगा 2 वर्ष। कंक्लूजन इसकी काट कूट कर आप निकालिएगा, ये आंसर दिखाई देते रहा है मैं आपको यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 84 है कि 420 का 25% माइनस 140 का कितना परसेंट होगा 77। ठीक, ये आपको बताना है ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन बताइए। 420 है, 420 का आपको 25% कितना हो जाएगा, तो 420 का निकाल लीजिए। 420 का आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10% के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, 1/4 के भी हिसाब से निकाल सकते हैं, जो निकालना है। लेकिन सबसे बेस्ट है कि 425 इंटू 25/100, यह हुआ 25%। माइनस कर दीजिए, माइनस 140 का x/100 बराबर 77, तो x का वैल्यू फिर निकाल कर आ जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर आपको निकालिएगा तो ये आपको आराम से निकल कर आ जाएगा। ये देखिए ऐसे बनेगा, 140 का 25 माइनस 440 का 25 माइनस 140 का x बराबर 77, तो 440 इंटू 25/100 माइनस 77। ये माइनस वाला जो है, ये देखिए ये वाला जो प्लस वाला है ये आपको इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला जो है ये इस पार चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, फिर x का वैल्यू निकल कर आप निकालिएगा तो 20 निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 के एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20% अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर दो चीज़ का डिफरेंट कर देता है ना, तो आपको बस क्या कर लेना है, दोनों का डिफरेंट का देख लेना है कि कितना से क्या हो रहा है। देख, तो यहाँ पर ये 16% लाभ पर बेचा है तो उसे 20 रुपये का हुआ। ठीक, अगर 20 बेचा तो 20% होता। यदि उसे 20 रुपये अधिक, देखिए ये नहीं, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए पहले। ये कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा तो 20% का लाभ होता। 16% लाभ पर बेचा गया है लेकिन उसका मान नहीं दिया है, लेकिन बोल रहा है कि 20 रुपया और अधिक पर बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ हो जाता। तो यहाँ पर क्या दिया है, 16% से 20% में 4% का अंतर है ना जी। 4% बराबर कितना रुपया अधिक हो जा रहा है, तो 20 हो जा रहा है। तो यहाँ पर 1 बराबर 5 हो जाएगा, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, करेमूल ही पूछ रहा है, तो 500 रुपया हो जाएगा करेमूल। तो 500 रुपया यहाँ से आराम से निकल कर आ जाएगा, इसमें कौन डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आप जैसे बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 500 रुपया निकल कर शॉर्ट तरीका से आ जाएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपको सॉल्व करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है और उस समय दिमाग काम नहीं करता है, लॉन्ग तरीका से सॉल्व करने लगते हैं, समय कम रहता है, 2 घंटे का समय रहता है आपका, और उसमें ही आपको सॉल्व करना रहता है। तो 86 का क्वेश्चन बनाइए। 86 का क्या होगा, तो सबसे पहले जोड़ लीजिए 1 को 11 को 111 को 1111 को, तो ये सब जोड़ लीजिए पहले एक साथ, इनको जोड़ लीजिए, और फिर जो बाटा वाला है उनको जोड़ लीजिए, और दोनों का जोड़ का जो वैल्यू आएगा वो 1236 आ जाएगा। 1236, ये देखिए ना नीचे, बहुत आसान है इसे बनाना। देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो पहले 1 11 जो है, ठीक, उसे जोड़ लीजिए, फिर जो ये आपको बटा में है जो रेशियो है ये वाला जोड़ लीजिए इधर। ठीक, तो इसका वैल्यू इतना निकल कर, इसका 2 निकल कर आएगा, 1236 निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि 7/9 14/15 7/10 मीन्स की 7/9 14/15 और 7/10 का महत्तम मीन्स की आपको क्या पूछ रहा है, इसमें एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ महत्तम समवर्तक कितना होगा। ठीक, तो महत्तम समवर्तक अगर आपको दे रहा है इसे, ठीक, बटा में अगर कोई दिया हुआ है और उसका निकालना है, मीन्स की भिन्न में दिया हुआ है और उसका आपको महत्तम निकालना है, तो क्या होता है कि ऊपर वाला का महत्तम होता है, नीचे वाला का लघुत्तम होता है। और वैसे ही अगर आपको एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए, नीचे वाला का महत्तम निकाल दीजिए। तो ऊपर वाला का 7 का देखिए, 7 का 14 का 7 का 7 14 7 का इसका क्या हो जाएगा, तो इसका अगर हम निकालते हैं महत्तम ऊपर वाला का, तो महत्तम निकल कर आ जाएगा, इसका 7 निकल कर आ जाएगा, और नीचे वाला का एलसीएम इसकी 9 15 10 इसका निकल कर कितना आ जाएगा, एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ पर 7/90 आंसर है 90। देखिए ए आ रहा है, ठीक, ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होता है, तो पहले जो मसा हो जाएगा, ये 7 का 14 का 7 का ये इतना हो जाएगा, फिर 9 15 10 का 90 हो जाएगा एलसीएम। तो वही होता है, ऊपर मसा हो जाता है, नीचे लसा हो जाता है, भिन्न का अगर निकालना होता है तो। ये देखिए, ये क्वेश्चन बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह विधि क्या होगा, ये क्वेश्चन बताइए। सारा ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बताइए 88 का क्या होगा। तो 88 देखिए, 88 में क्या किया है, 88 में जो किया है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये हो जाएगा 43, सब लोग लगा लिए होंगे 43। ये देखिए शुरू में 10 का डिफरेंट है, फिर 11 का डिफरेंट है, तो फिर कितना का डिफरेंट होगा ये आपको पूछ रहा है। तो फिर कितना का डिफरेंट होगा, तो 12 का होगा, तो 31 में 12 जोड़ दीजिए 43 हो जाएगा।
ठीक, फिर आपको कितना का डिफरेंट है, 13 का है आगे, फिर 14 का आगे है, तो ये आपको डिफरेंट देखना था। ठीक, तो ये 88 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 है कि 3 और 4 के बीच में दोनों सुई के बीच का कोण 0 डिग्री कब होगा। ये क्वेश्चन हार्ड है, थोड़ा आराम से लगाइएगा इसे, अगर आता हो तभी। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में दोनों सुई के बीच का कोण 0 डिग्री कब होगा, मीन्स कि एक दूसरे पर वो होंगे। ठीक, तो ये 0 डिग्री होता है एक दूसरे पर जब होते हैं तो सुई। तो ये कब होगा, इसके लिए आपको इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 3 बजकर ये वाला। ठीक, ये देखिए ए वाला आंसर आ जाएगा निकल कर। ठीक, ये कैसे बनेगा, तो इसका एक ट्रिक होता है। यहाँ पर देखिए कभी भी कोण निकालना होता है ना, तो ये दोनों घंटा और मिनट के बीच में ये वाला फार्मूला आपको लगाना होता है। ठीक, अब ये फार्मूला जब लगाइएगा तो ये दे रहा है कि दोनों के बीच में 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री पहले ही रख दीजिए। अब यहाँ पर 30 है, 30 घंटा का सुई आपको 3 है। ठीक, मिनट का सुई यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनट का सुई क्या बज रहा है, यहाँ पर मिनट का सुई कहाँ पर है, तो ये भी इसमें दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है। ठीक, तो ये आपको निकाल कर बनाइएगा। ठीक, तो ये आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, और ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 है कि लॉग 10,000 का मान कितना होता है। लॉग 10,000 जो है, ठीक, 10,000 का मान कितना होता है। तो लॉग का क्वेश्चन अगर दे सकता है तो बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लॉग जो होगा इसका क्या हो जाएगा, तो लॉग का आधार जो हो जाएगा ये आपको 10 हो जाएगा, इसका पावर 4 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 4 वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, बी हो जाएगा। 91 से यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होता है आपका। 91 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से विषम संख्या युग्म को चुनना है। इसमें से विषम संख्या युग्म को आपको चुनना है। ये बताइए इसमें से कौन से विषम संख्या युग्म होगा, ये बताइए। तो इसमें से जो हो जाएगा, ये देखिए कि ये ऊपर वाला भी 11 से कटेगा, ये भी 11 से, ये भी 11 से। कैसे पता चलता है 11 से कटता है, तो अल्टरनेटिव कर कर घटाइएगा ना तो 0 आएगा। ठीक, या आपको 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए, मीन्स कि ये 3 और 5 को जोड़िए। ठीक, और 8 में से घटा दीजिए, तो ये 3 और 5 8 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। वैसे ही 2 और 3 को जोड़िए और 5 में से घटा दीजिए, तो ये डिविजिबिलिटी का रूल होता है। या आपको 6 और यहाँ पर देखिए 6 और 1 को जोड़िए और 7 में से घटा दीजिए, तो ये आपको अल्टरनेटिव कर कर करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 382 नहीं आए, 382 11 से नहीं डिवाइड होगा, ये भी हो सकता है। और ये और भी है कि ये तीनों विषम संख्या है, ये तीनों विषम संख्या, ये सम संख्या है। ठीक, तो इसमें से विषम संख्या चुनना था कि कौन इसमें से अलग है, तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 है, इसका अगला संख्या बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि अगला संख्या बताइए क्या होगा। देखिए अगली बार जब क्वेश्चन में थोड़ा सेट करूंगा तो काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन सेट करूंगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कर रहा है कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, इसके स्क्वायर करते जा रहा है। तो स्क्वायर करते चले जाइए आप भी। ठीक, ये 1 के स्क्वायर है, ये 2 के स्क्वायर, ये 3 के स्क्वायर, ये 4 के स्क्वायर, ये 5 के स्क्वायर, ये 6 के स्क्वायर, ये 7 के स्क्वायर है, अगला 8 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए ये दिया है क्वेश्चन, थोड़ा इसे छोटा कर देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन 93 देखिए। क्वेश्चन 93 है कि ये लंदन को किसी कूट भाषा में 24 30 28 8 30 28 लिखा है। उसी अनुसार कूट भाषा में फ्रांस को किस प्रकार लिखेगा, ये आपको बताना है। फ्रांस को कैसे लिखेगा, तो ये देखिए ये क्या किया है, एल किस स्थान पर आता है, एक एल का रैंक देखिएगा अल्फाबेट में तो 12 स्थान पर आता है, इसका डबल कर दिया है, तो ये 24 हो गया है। ठीक, वैसे ही आपको ओ का आता है 15, तो ये डबल कर दिया। ठीक, तो वैसे ही क्या करना होगा, फ्रांस को जो देखना होगा इसे डबल कर देना होगा। ठीक, तो डबल कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आंसर आपका आ जाएगा 93 का आंसर सी निकल कर, क्योंकि आपको देखिएगा एफ का डबल 6 का डबल क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18, 18 का डबल क्या होता है 36 होता है। ठीक, तो ये आपको 12 36 एक ही ऑप्शन में है, सी वाला में देखिए सी है इसका आंसर। ठीक, सी आंसर हो जाएगा 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 के निम्न में भिन्न शब्द चुनिए। इसमें से भिन्न शब्द आपको चुनना है, इसमें से कौन डिफरेंट है ये आपको बताना है। ठीक, तो निम्न में से भिन्न शब्द चुनना है आपको, तो ये जो हो जाएगा ये आपको बाकी देखिए इसमें से क्या भिन्न हो जाएगा, तो भिन्न इसमें से हो जाएगा सूरज, सूरज हो जाएगा। अब कैसे भिन्न हो जाएगा सूरज, क्योंकि सूरज के पास अपना प्रकाश होता है। ठीक, अब बाकी ये सब जो होता है ये इसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक, तो ये सूरज हो जाएगा इसमें से डिफरेंट, तो 94 के आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। क्वेश्चन नंबर 95 है और इसमें से डिफरेंट बताना है कि कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 95 पहले देख लीजिए। 3 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 4 5 7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितना है। तो 3 लड़के का औसत आयु दिया है, तो तीनों लड़कों का अगर पूरी आयु निकाला जाए तो ये आयु का योग निकल जाएगा 16 या 48।
16 3 48 निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 48 का टोटल आ गया, ठीक। अब यहाँ पर ये गुणा इधर ऐसे कर दीजिए, और ये पूछ रहा है कि इस रेशियो में है, और पूछ रहा है सबसे छोटे लड़के की आयु, तो 4 हो जाएगा, 4 वाला सबसे छोटा, और बटा में जोड़ दीजिए ये रेशियो 12 4 16, तो ये 16 3 48 हो जाएगा, 4 3 12, 12 हो जाएगा इसका आंसर, 12 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। क्वेश्चन नंबर 96 कि उस शब्द को चुनिए जो शब्द दिए गए अक्षरों के प्रयोग से बनाया जा सकता है। तो ये कौन सा शब्द है जो कि दिए गए शब्दों से बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। इसमें जो डेमोक्रेसी दिया है इसमें से ये शब्द चुनकर बनाया जा सकता है, तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96 का आंसर देखिए, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। तो ये देखिए एम है, इसमें एम है, ठीक, ए है, ए भी है इसमें, ठीक, आर भी है, इसमें आर भी है, सी भी है, सी भी है, और वाई भी है, ठीक। तो ये आपको बनाया जा सकता है, ए वाला शब्द ही बनाया जा सकता है, ऐसे ही चेक किया जाता है, ठीक, ए वाला शब्द बनाया जा सकता है, ठीक, ये याद रखिएगा। आई इसमें बी वाला में देखिए आई दे दिया है, इसमें तो आई दिया ही नहीं है। ऐसे ही आप देखिएगा कि इसमें एस दिया है, जबकि इसमें एस दिया ही नहीं है। ऐसे ही आप देखिएगा कि ये डी वाला भी नहीं मिल पाएगा, एन इसमें है ही नहीं है, ठीक, इसमें डी वाला में एम एन दे दिया। 96 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कि निम्न में से विषय शब्द चुनिए, विषम शब्द चुनिए। इसमें से विषम शब्द चुनना है, आपको बताना है कौन इसमें से विषम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में जो विषम शब्द होगा ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा विषम होगा क्योंकि रतौंधी, स्कर्वी और सूखा रोग ये सभी विटामिन के कारण होने वाले रोग हैं। देखिए जो किसी ना किसी विटामिन के कारण होते हैं, रतौंधी ए के कारण होता है, स्कर्वी सी के कारण होता है, और सूखा रोग भी होता है, विटामिन के कारण ही रोग होता है, ठीक। इन्फ्लुएंजा विटामिन के कारण नहीं होने वाला रोग है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है, देखिए कि 6 16 57 244 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 75 और 06 में इसकी प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है, ठीक। तो ये बताइए क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। तो ये क्या किया है, तो 16 दूनी यहाँ पर देखिए ये क्या किया है, तो ये कर दिया है 16 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 प्लस 4 कर दिया है, तब आया है 16 इसका आया है, ठीक। वैसे ही क्या किया है यहाँ पर देखिए 16 है, ठीक, तो 16 में क्या कर दिया है 16 इंटू 3, और इसी जो 3 है इसका स्क्वायर करके, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर किया है इसका जोड़ दिया है 2 का स्क्वायर को, वैसे 3 का स्क्वायर करके इसमें जोड़िएगा तो 16 3 48 9 कितना हो जाता है, तो 57, वैसे ही करके जोड़ा है, ठीक। तो वैसे ही आपको करके जोड़ना होगा, कैसे, तो यहाँ पर जो होगा 244 से 5 में गुणा कीजिए और प्लस 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 जोड़ दीजिए, ठीक। तो ऐसे कर आप जोड़िएगा तो ये 1245 निकल कर आ जाएगा, ठीक, सी निकल कर आ जाएगा, लगा लीजिएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है कि यदि बल्ला रैकेट है, रैकेट फुटबॉल है, फुटबॉल शटल है, शटल लूडो है, लूडो कैरम है, तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन, फिर ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है ये आपका चारों ऑप्शन। अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि बल्ला रैकेट है, देखिए ये का था, यदि बल्ला रैकेट है और रैकेट फुटबॉल है, ये क्या बोल रहा है, तो बल्ला क्या है, रैकेट है, और बल्ला से ही क्या खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन बल्ला क्या है, रैकेट है, तो रैकेट से क्रिकेट खेला जाएगा। ये ना पूछ रहा है कि किससे खेला जाएगा, क्रिकेट किससे खेला जाएगा, तो रैकेट से खेला जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 100 क्वेश्चन है, मैंने आपको करा रहा हूँ, टोटल 100 क्वेश्चन आता है, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक। क्वेश्चन 100 है कि ये दिया हुआ है इसमें से नहीं वो स्थिति प्राप्त कीजिए जो अंग्रेजी वर्णमाला में प्राप्त है। देखिए ये आपको एक दे दिया है, ठीक, शब्द दे दिया है, इंग्लिश का सेंटेंस ये दे दिया है, ठीक। अब यहाँ पर इसमें से वही आपको अक्षर वही स्थिति प्राप्त कीजिए जो अंग्रेजी वर्णमाला में है, जो कहते हो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, वही स्थिति आपको प्राप्त करना है, ठीक। तो आप देखिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन, यहाँ पर देखिए आई जो यहाँ पर जो आया है, आई यहाँ पर देख सकते हैं, आई जो लिखा हुआ है, आई 9वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। इसमें भी देखिए पहले स्थान, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, इसमें भी 9वें स्थान पर आया है, तो ये इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक। आई अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही इसमें भी इस मीनिंग में भी आया हुआ है, ठीक। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया है, ठीक। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा वीडियो, और जितने क्वेश्चन सही किया है उसमें से काट कूट कर अपना स्कोर बताइएगा। इससे स्कोर बताते हैं तो क्वेश्चन सेट करने में अच्छा लगता है, और लाइक भी कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा तो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तबीयत खराब हो जाने के कारण ही जो भी आपको दिक्कत का सामना कर पा रहे हैं, हम भी कर पा रहे हैं, आप भी कर पा रहे हैं, ठीक। क्योंकि मैंने बोला था कि आपको अच्छा खासा सेट कराने के लिए, लेकिन विंटर में आपको खांसी जुकाम और सर्दी होने के कारण मैं वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।